हेलो एवरीवन। आज हम लोग फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक मर्जर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 233 से सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 से सेक्शन 233 सबसेक्शन 14 तक दिया हुआ है एंड चैप्टर 15 का पार्ट है। ये कंपनीज एक्ट के चैप्टर 15 का पार्ट है। यहाँ पर कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स 2016 एप्लीकेबल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दैट व्हाट इज फास्ट ट्रैक मर्जर। फास्ट ट्रैक मर्जर, जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है कि ये जो यहाँ पर जो मर्जर होगा वो बहुत ही स्पीडी मर्जर होगा, और ये जो है फास्ट ट्रैक मर्जर कैन टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर स्मॉल कंपनी या फिर होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनीज के बीच में होता है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंपनी? सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, अदर देन अ पब्लिक कंपनी, है ना, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होगी, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होगी। फिर से, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी जो अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, मतलब 50 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होगी, या फिर जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है उससे ज़्यादा की नहीं होगी, और ये जो प्रिस्क्राइब्ड वाला अमाउंट है ये भी 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। एंड इसके अलावा टर्नओवर, जिस कंपनी का टर्नओवर एज पर द पीएनएल अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल लगा हुआ जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से उसके पीएनएल के हिसाब से, उस साल के पीएनएल के हिसाब से जो टर्नओवर है कंपनी का वो 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी अमाउंट जो प्रिस्क्राइब किया गया हो उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट भी 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। सो स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है? जो कि जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा या फिर और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी एक्सीड बाय रुपीज़ मोर देन रुपीज़ 10 करोड़, एंड टर्नओवर जिसका 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो, या फिर वो हायर अमाउंट जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो, एंड ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट भी 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा। अब इसमें एक प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट, इस क्लॉज में, इन क्लॉजेस में, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज है ये किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कंपनी जो कि सेक्शन 8 के अंडर में रजिस्टर्ड है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 8 कंपनीज मीन्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एंड कोई भी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न करती हैं उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस वाज द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द स्मॉल कंपनी। सो हम बात कर रहे थे कि जो फास्ट ट्रैक मर्जर है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉल कंपनी के बीच में या फिर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बीच में होगा। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट देखने वाले हैं। फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या प्रोसीजर्स उसके लिए हमको दिए गए हैं। ये प्रोसीजर्स शुरू होते हैं सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 से। सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर कंपनी है, मतलब वो दोनों कंपनीज जो कि फास्ट ट्रैक मर्जर में इन्वॉल्व है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज, उनको बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ेगी, और इस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे जहां पर आपकी ड्राफ्ट स्कीम ऑफ मर्जर अप्रूव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो ड्राफ्ट प्रपोज्ड स्कीम है वो इसका जो नोटिस होगा, इस स्कीम का जो नोटिस होगा वो आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में हम इसको भेजेंगे, और ये जो नोटिस है ऑफ ड्राफ्ट प्रपोज्ड स्कीम ये होगा फॉर्म नंबर CAA 9 में। ओके, इसके बाद में ये जो हमने नोटिस भेजा है इसमें हम लोग वेट करेंगे
कि ये लोग अपने ऑब्जेक्शंस अगर या फिर सजेशंस, इनको कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन इसके लिए लगता है, किसको, आरओसी को एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं या फिर कुछ सजेशन आप दे सकते हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये ऑब्जेक्शंस या फिर सजेशंस भेजने पड़ेंगे, है ना। फिर इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन या सजेशंस आते हैं तो कंपनी इनको रिस्पेक्टिव मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर की जनरल मीटिंग में कंसीडर करेगी। यहाँ पर ये स्कीम एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। इस स्कीम को जनरल मीटिंग इस स्कीम को जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं और जो क्लास ऑफ मेंबर्स हैं उनकी जनरल मीटिंग में ये जो स्कीम है वो 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो अप्रूव करेंगे। और कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन अगर कंपनी को मिला है थ्रू द आरओसी और थ्रू द आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो उनके जो ऑब्जेक्शन एंड सजेशन है उनको भी इसी जनरल मीटिंग में कंसीडर किया जाएगा। दैट वाज व्हाट द सेक्शन 233 सबसेक्शन 1। यहाँ पर रूल लग रहा है 25 सब रूल 1 ऑफ कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल्स 2016। फॉर्म लग रहा है यहाँ पे CAA 9, जिसमें कि नोटिस ऑफ ड्राफ्ट स्कीम जो स्कीम ऑफ मर्जर बनी है वो उसका नोटिस जाएगा इन फॉर्म नंबर CAA 9 में। ओके, अब हम बात करेंगे जो सब क्लॉज C है। अभी हमने 2 क्लॉज देखे, एक जो नोटिस जाएगा आरओसी एंड उसके पास में, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन सजेशन आता है तो कंपनी जनरल मीटिंग में उसको कंसीडर करेगी और वहाँ पर उस जनरल मीटिंग में 90% ऑफ द शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस स्कीम को पास करेंगे, अप्रूव करेंगे। देन क्लॉज C क्या बोलता है? सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 क्लॉज C बोलता है मर्जर में इन्वॉल्व सभी कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी को फाइल करेंगे आरओसी के पास में। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है ये CAA 10 में जाएगी, फॉर्म नंबर CAA 10। दिस इज रूल नंबर 25 सब रूल 2। ओके, यहाँ पर मर्जर में इन्वॉल्व सारी कंपनीज, जो भी ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, जितनी भी हैं, वो सभी कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेंगी आरओसी के पास में इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एंड दैट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज फॉर्म नंबर CAA 10। अब क्लॉज D ऑफ सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, उन लोगों को भी 21 डेज़ का नोटिस देंगे। इस नोटिस के साथ में स्टेटमेंट जो कि सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 में एप्लीकेबल था, रीड विद रूल 6 के साथ में, वो स्टेटमेंट जाएगा। देन डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो हमने क्लॉज C में फाइल करी थी आरओसी के पास में, वो भी जाएगी और एक स्कीम की एक कॉपी जाएगी। दिस इज रूल नंबर 25 सब रूल 3। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर्स को नोटिस देंगे जिसके साथ में हम ये प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करेंगे, और उस नोटिस वो जो नोटिस होगा वो क्रेडिटर्स की मीटिंग को कन्वेन करने के लिए होगा, क्रेडिटर्स की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए होगा, जहाँ पर इस स्कीम ऑफ मर्जर को अप्रूव किया जाएगा बाय द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 9/10 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर। मतलब जिन क्रेडिटर्स की वैल्यू टोटल क्रेडिटर्स में 9/10 की वैल्यू रखता है और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बीच में उन कंपनीज के, उन लोगों की वो लोग इस स्कीम को अप्रूव करेंगे यहाँ पे। देन कंपनी जो है चाहे तो कभी भी वो इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकती है, मतलब जो फास्ट ट्रैक मर्जर की स्कीम है इससे वो ऑप्ट आउट कर सकती है, और वो सेक्शन 230 से लेकर के जो 232 के जो मेन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन के सेक्शंस दिए गए हैं उनके थ्रू अपना मर्जर करवा सकती है। ओके, देन यहाँ हमारा सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 खत्म होता है, जिसमें हमने 4 क्लॉजेस पढ़े, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C एंड क्लॉज D। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म CAA 9, CAA 10 एंड
दैट्स इट। CAA 9 एंड CAA 10 हम लोगों ने फाइल किया था, ROC के पास में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी गई थी। देन इसके बाद में सेक्शन 233 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? रूल 25 सब रूल 4 बोलता है कि ट्रांसफरी कंपनी जो भी है उनके मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स की मीटिंग के कंक्लूजन को, जो भी आपके मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स के आपने मीटिंग करवाई थी, उन मीटिंग्स के कंक्लूजन को आप 7 दिन के अंदर अंदर, है ना, यहाँ पर जो आपकी अप्रूव्ड स्कीम है अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ईच मीटिंग, आपकी जो मीटिंग हुई है उसकी जो रिपोर्ट है, आप किसके साथ में भेजोगे इस रिपोर्ट को? जो आपकी अप्रूव्ड स्कीम की कॉपी है उसके साथ में इनफॉर्म CAA 11। और ये जो आपकी CAA 11 वाला जो फॉर्म है ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सबमिट करेंगे। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात करते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू फाइल दैट फॉर्म टू द रीजनल डायरेक्टर, है ना। और ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में भी फाइल करेंगे, उस ROC और ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में जहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी का ऑफिस है, सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस है आपकी कंपनी का, वहाँ भेजेंगे इन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दैट इज़ CAA 11, है ना। और उसी मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है इन रूल्स। देन इसके बाद में सेक्शन 233 सब सेक्शन 3 बोल रहा है अप्रूव्ड स्कीम की रिसीप्ट पर अगर ROC या ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोई ऑब्जेक्शन या सजेशंस नहीं देने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो रीजनल डायरेक्टर हैं, वो स्कीम को रजिस्टर्ड करके कंपनी के पास में उसका कंफर्मेशन इशू करेगा। मतलब वो क्या करेंगे कि जो स्कीम की जो रिसिप्ट आपने अप्रूव्ड स्कीम को जो रिसीट किया है, किन्होंने, ROC ने और ऑफिशियल लिक्विडेटर ने, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शंस या फिर कोई दूसरे सजेशंस नहीं देने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को रजिस्टर करेगा एंड देन वो उसकी कंफर्मेशन वो कंपनी को भेजेंगे, है ना। ये जो कंफर्मेशन है ये जाएगी फॉर्म नंबर CAA 12 में। दिस सेज इन रूल नंबर 25 सब रूल 5, that is what section 233 subsection 3 says. Now we come into section 233 subsection 4। यहाँ पर अगर ROC या ऑफिशियल लिक्विडेटर को ऑब्जेक्शन है तो वो उसे राइटिंग में RD के पास में, RD मीन्स रीजनल डायरेक्टर के पास में, उनको कम्युनिकेट करेंगे विद इन 30 डेज। अगर ROC के पास में या ऑफिशियल लिक्विडेटर, ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में उनको लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है या फिर कोई सजेशंस वो दे सकते हैं, तो इस चीज़ को वो रीजनल डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेंगे। रीजनल डायरेक्टर को मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कम्युनिकेट कर रहे हैं विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से? जब आपने उन लोगों को वो मिली थी अप्रूव्ड स्कीम की कॉपी मिली थी, तब से 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने ऑब्जेक्शंस या सजेशंस भेज सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 233 सबसेक्शन 5। सेक्शन 233 सबसेक्शन 5, यहाँ पर रूल 25 सब रूल 6 लग रहा है। अगर ऑब्जेक्शन या सजेशंस रिसीव होने के बाद में रीजनल डायरेक्टर को ये लगता है कि स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या फिर क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को इससे किसी ना किसी तरह का नुकसान हो सकता है या क्रेडिटर्स को इससे किसी ना किसी तरह का नुकसान हो सकता है, तो स्कीम रिसीव होने से 60 डेज़ के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज़, ये जो एप्लीकेशन है वो ट्रिब्यूनल के पास में फाइल की जा सकती है, स्टेटिंग कि ये ऑब्जेक्शंस, जितने भी रीजनल डायरेक्टर के ऑब्जेक्शंस हैं उनको वो स्टेट करेगा वहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास में, और रिक्वेस्ट करेगा ट्रिब्यूनल को कि इस स्कीम को वो सेक्शन 233 मतलब प्रॉपर मर्जर अमलगमेशन के लिए कंसीडर करेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 233, एक मिनट, ये जो एप्लीकेशन फाइल होनी है ट्रिब्यूनल के पास में, जो अपन ने सेक्शन 233 सब सेक्शन 5 में देखी, ये जो एप्लीकेशन हमको फाइल करनी है 233 सब सेक्शन 5 में, ये जाएगी फॉर्म नंबर CAA 13 में, CAA 13 में। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 233 सब सेक्शन 6 की। सेक्शन 233 सब सेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि स्कीम को सेक्शन 232 में कंसीडर करना चाहिए तो वो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे बाय पासिंग सच ऑर्डर, जैसा कि उनको ठीक लगता है।
प्रोवाइडेड दैट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम ऐसा लगता है कि स्कीम से ठीक है स्कीम, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल के पास कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की है, तब हम ये मान के चलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एंड इट इज़ फिट एंड फाइन। ओके, देन इसके बाद में सेक्शन 233 सबसेक्शन 7 की बात करते हैं। सेक्शन 233 सबसेक्शन 7 बोलता है कि अगर सबसेक्शन 6 के ऑर्डर की कॉपी आरओसी को कम्युनिकेट की जाएगी एंड आरओसी स्कीम को रजिस्टर करके कंफर्मेशन इशू करेगा टू द कंपनी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सबसेक्शन 6 में जो ऑर्डर की कॉपी आरओसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपन, तो आरओसी स्कीम को रजिस्टर कर लेगा एंड कंफर्मेशन इशू करेगा। आरओसी कंफर्मेशन इशू करेंगे टू द कंपनी, और यहाँ पर आरओसी जहाँ टू सॉरी कंफर्मेशन इशू करेंगे टू द कंपनी, और उस आरओसी को भी कंफर्मेशन इशू करी जाएगी जहां पर ट्रांसफरर कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है, जहां पर भी ट्रांसफरर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस आरओसी को भी ये कंफर्मेशन इशू की जाएगी। ये जो ऑर्डर की कॉपी है ये जाएगी इन फॉर्म नंबर INC 28 में। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 233 सबसेक्शन 8, ये क्या बोलता है, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 7 में स्कीम का रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम टू हैव इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विदाउट प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में और सबसेक्शन 7 में, सबसेक्शन 3 किस बारे में था कि स्कीम को रजिस्टर करके कंपनी को उसका कंफर्मेशन इशू करना था, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर उनको कोई ऑब्जेक्शन सजेशंस कुछ भी नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को रजिस्टर करेगी और कंपनी को उसका कंफर्मेशन भेजेगी। फिर सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा था कि ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास में जाएगी जहाँ पर आपने कंपनी को और ट्रांसफरर कंपनी के आरओसी को वो भेजा है, कंफर्मेशन भेजा है। तो ये इसके बाद में हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनी हो सकता है विदाउट प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब आपको वाइंडिंग अप के प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो वो है क्या नाम से वाइंडिंग अप है वो जो डिसोल्यूशन है वो विदाउट वाइंडिंग अप हो सकता है। अब सेक्शन 233 सबसेक्शन 9 क्या बोलता है, इस सेक्शन में ये बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा स्कीम का, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो पहला इफ़ेक्ट तो ये है, क्लॉज ए बोल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी, मतलब जितने भी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी हैं वो ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर क्लॉज बी बोलता है कि अगर ट्रांसफरर कंपनी की प्रॉपर्टी पर कोई चार्जेस थे, अगर ट्रांसफरर कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई चार्जेस थे तो वो एप्लीकेबल होंगे एंड एनफोर्सिएबल होंगे इस तरह से कि ये चार्जेस ट्रांसफरी कंपनी की प्रॉपर्टी पर हैं। देन जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी, या तो ट्रांसफरी कंपनी के अगेंस्ट में थी या फिर ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा जो लीगल प्रोसीडिंग्स की गई थी जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, वो ट्रांसफरी कंपनी कंटिन्यू करेगी। देन जहाँ पर स्कीम ये प्रोवाइड कर रही है कि प्रोवाइड्स फॉर परचेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द डिसेंटिंग शेयर होल्डर, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मीन्स जिन्होंने मर्जर की स्कीम को डिसअप्रूव किया था, है ना, उनके शेयर्स अगर परचेज करने के लिए स्कीम में बोला गया है, या फिर कोई भी डिसेंटिंग क्रेडिटर हैं जिनके ड्यू डेट्स आपको सेटल करने हैं, तो ये अमाउंट जहाँ तक अनपेड है वो ट्रांसफरी कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी, मतलब उनके एक्सटेंड टू द अनपेड अमाउंट ये ट्रांसफरी कंपनी को ही पूरे पे करने हैं। दैट इज व्हाट सेक्शन 233 सब सेक्शन 9 सेज। नाउ सेक्शन 233 सब सेक्शन 10, ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट, मर्जर में या फिर अमलगमेशन में कोई भी शेयर्स वो अपने नाम पर ओन नहीं करेगी, और
किसी ट्रस्ट के नाम पर भी ओन नहीं करेंगे, या फिर अपने अपने बिहाफ पर भी नहीं करेंगे ओन, एंड अपनी किसी सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के बिहाफ पर भी ओन नहीं कर सकते। एंड ये सभी शेयर कैंसिल एंड एक्सटिंग्विश्ड करने पड़ेंगे ऑन द मर्जर और अमलगमेशन। ऑल सच शेयर्स शैल बी कैंसिल्ड और एक्सटिंग्विश्ड ऑन मर्जर और अमलगमेशन। नाउ सेक्शन 233 सबसेक्शन 11 बोलता है द ट्रांसफरी कंपनी आरओसी के पास में रजिस्टर्ड स्कीम के साथ एप्लीकेशन फाइल करेगी। जो ट्रांसफरी कंपनी है वो आरओसी के पास रजिस्टर्ड स्कीम के साथ में एप्लीकेशन फाइल करेगी, ये इंडिकेट करते हुए कि जो क्या इंडिकेट करेंगे कि रिवाइज्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस ड्यू ऑन द रिवाइज्ड कैपिटल। जो रजिस्टर्ड स्कीम है उसके साथ में एप्लीकेशन फाइल करेगी जिसमें कि आप रिवाइज्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंडिकेट करेंगे, एंड जो भी फीस रिवाइज्ड कैपिटल के ऊपर लगनी होगी उस फीस को भी पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट कि अगर फीस इफ एनी ट्रांसफरर कंपनी ने मर्जर से पहले ही पे कर दी है विद द ट्रांसफरी कंपनी तो वो अमाउंट फीस में सेट ऑफ हो जाएगा। अगर ट्रांसफरर कंपनी ने पहले ही कुछ इसमें पेमेंट कर दिया है तो ये अमाउंट वहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। सेक्शन 233 सबसेक्शन 12 बोलता है कि इस सेक्शन के प्रोविजंस म्यूटेंडिस म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इट मीन्स एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे टू अ कंपनी और कंपनीज जो कि सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 में बताई गई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, है ना, या फिर सेक्शन 232 सबसेक्शन 1 में जो डिवीजन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंपनी में जो क्लॉज बी में रेफ़र किया गया है उन कंपनीज़ के ऊपर इस सेक्शन के प्रोविज़न सेक्शन 233 सबसेक्शन 12 के प्रोविज़न जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। नाउ सेक्शन 233 सबसेक्शन 13 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर द मर्जर और अमलगमेशन ऑफ द कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के मर्जर और अमलगमेशन के लिए बोल सकता है जिस भी तरीके से उसको ठीक लगे उस तरीके से। एंड सेक्शन 233 सबसेक्शन 14 दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ सबसेक्शन ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर, ये बोलता है कि कंपनी जो कि इस सेक्शन में कवर्ड है वो मतलब स्मॉल कंपनी एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनी वो सेक्शन 232 के प्रोविजंस को यूज़ करके भी स्कीम ऑफ मर्जर के लिए जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। उनकी इच्छा है वो चाहे तो फास्ट ट्रैक मर्जर से जा सकती है क्योंकि फास्ट ट्रैक मर्जर इज़ ऑप्शन फॉर देम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फास्ट ट्रैक मर्जर जिसमें आपको 14 सबसेक्शन दिए हैं। इट इज़ सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 233 सबसेक्शन 14 और चैप्टर 15 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये सारे सेक्शंस फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में पूरा बताया हुआ है। यहाँ पे हमने फॉर्म्स भी देखे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं आपके फॉर्म CAA 9 से CAA 13 तक और INC 28 एंड GNL 1 भी यहाँ पे लग रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फास्ट ट्रैक मर्जर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।